हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोर्स बुक। अब इसमें हमने ऑलरेडी क्या देखा हुआ है, हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेक्शन है माय बिग ब्रदर, उसका हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द समरी एंड इसकी थीम क्या है, बेसिकली व्हाट इज द चैप्टर ट्राइंग टू टेल अस, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन। The story begins with two brothers and how they are very different from each other. तो यहाँ पे स्टोरी किससे चालू होती है, दो भाइयों के इंट्रोडक्शन से चालू होती है और किस तरीके से वो दोनों आपस में बहुत अलग हैं ये बताती है। The younger brother tells the story from his perspective and lets us inside his life with his elder brother. जो छोटा भाई है वो इस स्टोरी का नरेटर है, वो हमको उसके और उसके भाई के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। The narrator is 5 years younger than his older brother. Similarly, the elder one is 3 grades ahead of the younger one. तो यहाँ पे क्या है, जो छोटा भाई है वो 5 साल छोटा है, मतलब उसका जो बड़ा भाई है वो 5 साल बड़ा है, लेकिन when it comes to क्लास, तो क्लास में वो सिर्फ 3 साल आगे है क्योंकि 2 साल वो फेल हो गए थे। The brothers live together in a hostel and have very contrasting opinions. दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है और जो उनके जो मतलब ओपिनियन है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम ऑपोजिट है। The elder brother is a hard working fellow who studies hard. जो उनका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। He wishes to build a strong foundation through his education. वो चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन से उनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। On the other hand, the younger one prefers playing all day long and doesn't give much time to his studies. लेकिन जो छोटा भाई है उसे दिन भर खेलना पसंद है और वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देता। Thus, the elder brother always scolds his little one to be more sincere. इसलिए जो बड़े भाई हैं उसके वो हमेशा उसको डांटते हैं कि भैया थोड़े सिंसियर हो जाओ तुम। Moreover, he shows himself as an example of a disciplined student. और वो हमेशा से बहुत disciplined student रहे हैं, तो वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे देख के सीखो that why discipline is so important and you should follow me. However, in a turn of events, the younger brother secures the first position in class while the elder brother fail. लेकिन क्या होता है कि इवेंट्स होते हैं, मतलब इनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, छोटा भाई जो होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है क्लास में, लेकिन जो बड़ा भाई जो इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई करता है, वो फेल हो जाता है। This makes the younger brother too proud of himself. इससे क्या होता है, छोटा भाई बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाता है। Even then, the elder brother keeps trying to discipline him and make him work hard. लेकिन उसके बाद भी उसके जो बड़े भाई होते हैं उसे समझाते हैं, उसे लेक्चर देते हैं ताकि वो और मेहनत करे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। The big brother works harder this time while the little one does the opposite. इस एग्जाम में जो उनके जो बड़े भाई होते हैं वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो पढ़ाई करते हैं और जो छोटा भाई है वो और ज़्यादा खेलने लग जाता है। To everyone's surprise, the younger one scores first position again while the elder one failed again. और हर किसी के सरप्राइज के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट था इसमें, क्या था कि छोटा भाई फिर से पास हो जाता है, बड़ा भाई फिर से फेल हो जाता है। The little one got prouder while the elder one started working harder. अब छोटे भाई को और ज़्यादा प्राउड हो जाता है, बड़ा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। One day, the younger one starts running after a kite when the elder brother gets angry. अब जो उनके बड़े भाई थे वो उनको ज़्यादा डांटते नहीं हैं, वो उसको ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। एक दिन क्या होता है, उनका जो छोटा भाई है वो बस दौड़ते भागते हुए एक काइट के पीछे जा रहा होता है जब ये उस पर गुस्सा करते हैं। He scolds him for being too careless and gives him a lecture. वो उसको स्कोल्ड करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर शो कर रहे हो और एक लंबा सा लेक्चर देते हैं उसे। The elder one tells him that even though the younger one may catch up to him in studies, he will never be able to catch up experience wise. वो उससे बताते हैं कि हो सकता है क्लास वाइज, एजुकेशन वाइज तुम मुझसे हायर क्लासेस में चले जाओ, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज तुम हमेशा मुझसे छोटे रहोगे। The elder brother tells him that the grade gap can be erased by the 5 years age
गैप कैन नॉट बी, उन्होंने बोला कि ये जो ग्रेड गैप है, ग्रेड गैप मतलब जो क्लासेस में जो गैप है, मैं फेल हो रहा हूँ तुम पास हो रहे हो, ऑब्वियसली क्या हो रहा है हमारे बीच में क्लासेस का जो गैप है वो कम होता जा रहा है, लेकिन एज गैप कभी कम नहीं होगा, भगवान भी उसे कम नहीं कर सकते। The younger brother then realizes that his elder brother will always remain older to him. तब उसके छोटे भाई को रियलाइज होता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, वो हमेशा उसके बड़े भाई रहेंगे। Thus he will always scold him and help him get on the right path. तो अगर वो गलती करेगा तो वो उसे डांटेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि वो सही रास्ते पे चले। Finally, the younger brother realizes the importance of his elder brother and they start running together after the kite. फाइनली उसको समझ में आ जाता है कि उसके बड़े भाई की रिस्पेक्ट उसे समझ में आती है, इंपॉर्टेंस समझ में आती है, एंड एज फ्रेंड्स वो लोग जो है काइट के पीछे दौड़ते हुए निकल जाते हैं। ये रही हमारी समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू कैरी ऑन विद द क्वेश्चन आंसर्स। अब आपको नहीं, सॉरी, क्वेश्चन आंसर से पहले एक छोटा सा कंक्लूजन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आपको इस पे बेस थीम पूछें या कोई भी क्वेश्चन करें आप इसको लिख के आ पाओ। This story teaches us that no matter how intelligent we become, we must not forget to respect our elders and listen to their scolding if it is for the right reason as they want our goodwill. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर ब्राइटन करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं होते। हो सकता है आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो और आपकी मॉम को नहीं आती हो या आपके डैड को नहीं आती हो, या हो सकता है आपके जो कजन्स हैं शायद उनको नहीं आती हो, मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन क्या वो आपसे छोटे हो जाएंगे? नहीं। क्या आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप पूरे दुनिया का नॉलेज अटेन कर लो, बट ऑलवेज रिमेंबर अ पर्सन हु इज एल्डर टू यू इज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे यू कैन नेवर फील अशेम्ड ऑफ देम। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए अरे मेरी मम्मा को तो इंग्लिश भी नहीं आती, अरे मेरी दादी जो है ये तो कैसी कितना प्रॉपर हिंदी में बात करती हैं, ओ नो आई कैन नॉट टेक देम एंड मीट माई फ्रेंड्स। डोंट एवर डू दैट। दिस चैप्टर ओनली टीचेस यू दैट अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसको आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट करनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद वो आपसे आपके स्टेटस के नहीं होंगे, आपके जितने नॉलेजेबल नहीं होंगे, और अगर कोई आपसे छोटा है तो भी आप उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको आपको बहुत सारा प्यार देना है, उसको आपको एक आइडियल पर्सन बनना है सो दैट ही कैन फॉलो यू और शी कैन फॉलो यू। Clear? This is what the chapter teaches us. I think this was really important to discuss. Why? Because chapter की theme ही यही थी। Chapter की theme क्या थी? It was all about the relationship, respect. Clear? अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। यस, पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। He wanted to lay a very solid foundation so that a magnificent structure could be raised upon it. यहाँ पे वो क्या कहा है कि उन्होंने वो बार बार एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि वो अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे ताकि उस पर एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। यहाँ पे ये मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इज इट अ बिल्डिंग? नो, डेफिनेटली नॉट। देन इज इट हिज एजुकेशन? इज इट वेल्थ? और इज इट हिज ड्रीम्स? क्या उस पे वो वेल्थ, मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर का मतलब वेल्थ है, पैसा? नहीं। क्या वो उसमें मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर मतलब उनकी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है कि वो जो है उसके ऊपर एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए? नहीं, इसमें इसकी एजुकेशन की बात नहीं, उनके ड्रीम्स की बात हो रही है कि आगे जाके वो लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पॉइंट नंबर 4, हिज ड्रीम्स। वो अपने ड्रीम्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई आईज वर टर्न्ड अप एंड रिवेटेड ऑन द एयर ट्रैवलर दैट वाज व्हीलिंग जेंटली टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल। हु इज द एयर ट्रैवलर रेफर्ड टू हियर? तो जब वो जो छोटा भाई होता है वो दौड़ रहा होता है ऊपर देखते हुए, उसकी आंख एयर ट्रैवलर के ऊपर फिक्स्ड होती है। वो एयर ट्रैवलर क्या था? वो था एक काइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, द काइट ही वाज चेसिंग। एयर ट्रैवलर, एयर में ट्रैवल करने वाली कौन सी चीज थी? वो काइट थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्डर ब्रदर वाज नॉट गुड एट एकेडमिक्स,
हाउ डज द नरेटर कन्वे दिस? अब जो एल्डर ब्रदर था वो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. अब ये हमें जो नरेटर हैं, जो छोटे भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से हमको ये बात बताई है. टू कन्वे दैट द एल्डर ब्रदर वॉज नॉट गुड एट एकेडमिक्स, मतलब पढ़ाई में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. द नरेटर सेज दैट ही स्टडीड एवरी टाइम एंड एवरीथिंग दैट वॉज इन हिज कोर्स एंड इवन देन ही हैड टू स्टे इन द सेम क्लास फॉर 2 to 3 years. मतलब जितना भी उनके सिलेबस में होता था वो हर चीज पढ़ते थे और हर वक्त पढ़ते थे, उसके बाद भी उन्हें एक ही क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ता था. Moreover, he was not in a hurry to go through the class. और अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी कि उन्हें क्लास में जो है आगे बढ़ना ही है, नेक्स्ट क्लास तक पहुंचना है. He wanted to lay a strong foundation, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो था रखना चाहते थे. तो ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, ये क्या है, ये उन्होंने इस तरीके से रिस्पेक्टेबल वे में कहा है क्योंकि वो ये सीरियसली नहीं कहना चाहते थे कि उनके जो भाई थे वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें क्लासेस रिपीट करनी पड़ती थी. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो चाहते थे कि वो फेल हो जाएं. लेकिन दीज लाइन्स जस्ट इन अ वे शोज द रिस्पेक्ट दैट यंगर ब्रदर हैड फॉर हिज एल्डर ब्रदर. क्लियर? नेक्स्ट है, What was the difference in the routines of the two brothers? दोनों भाइयों के रूटीन में क्या डिफरेंस था? बड़ा भाई हमेशा पढ़ता रहता था और छोटा भाई हमेशा खेलता रहता था. The elder brother always studied and did not play. वो हमेशा पढ़ाई करता था और वो खेलता बिल्कुल भी नहीं था. Whereas the younger brother played for the whole day, but he also studied for the few moments. तो लेकिन जो छोटा भाई था वो पूरे दिन भर खेलता रहता था और बहुत कम मोमेंट्स के लिए, बहुत ही कम देर के लिए वो पढ़ाई करता था. एक और चीज इस चैप्टर से हमें पता चलती है दैट इट शुड नॉट बी दिस लाइक यू आर स्टडिंग द इंटायर डे. आप किसी भी तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को फ्रेश करो. अगर आप अपने माइंड को रिफ्रेश बटन नहीं दबाओगे अपने माइंड के लिए तो क्या होगा, चीजें अंदर नहीं जाएंगी. एंड मे बी हिज बिग ब्रदर वॉज ट्राइंग टू रोट द थिंग्स, मतलब वो उसको एक रटने वाले प्रोसेस में थे जिसकी वजह से वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए थे और वो बार बार फेल हो रहे थे. तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल सिर्फ दिन भर पढ़ाई करते थे, वो बिल्कुल खेलते नहीं थे. छोटा भाई दिन भर खेलता था और थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करता था. दिस वॉज द डिफरेंस इन द रूटीन्स ऑफ द टू ब्रदर्स. दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. Now describe the timetable drawn up by the narrator. How were the intent and reality completely different? तो अब यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल बताना है जो छोटे भाई ने अपने लिए बनाया था, एंड देन यू विल आंसर कि उसने जो टाइम टेबल बनाया था और वो जो फॉलो करता था उन दोनों में डिफरेंस क्या था. The timetable drawn by the narrator was: get up at 6 in the morning, wash, have breakfast and sit down to study. English from 6 to 8. Arithmetic from 8 to 9, history from 9 to 9:30, then food and to school. Return from school at 3:30, relax for half an hour. Geography from 4 to 5, grammar from 5 to 6. A half hour stroll in front of the hostel, then eat. Translation from 8 to 9, Hindi from 9 to 10, miscellaneous subjects from 10 to 11, then sleep. ये पूरा जो है टाइम टेबल है. इसको अगर आपको शॉर्ट में आए तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 से लेके 9:30 ही वुड स्टडी, 9:30 के बाद ही वुड गो टू स्कूल, 3:30 ही विल बी बैक, हाफ एन आवर का ब्रेक लेके अगेन ही विल स्टडी टिल 11 o'clock इन द नाइट. तो इस तरीके से इफ यू वांट यू कैन आंसर इट लाइक दैट ऑल्सो. ये एकदम फुल फ्लेजेड कंप्लीट आंसर है. जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि रियलिटी और जो ये उसने जो फॉर्मुलेट किया था इसमें क्या डिफरेंस था, तो वो देखते हैं हम. His intent was to be more focused and study harder to achieve better results, but reality was always different when the violation used to begin on the very first day. अब छोटे भाई का इंटेंट क्या था, मतलब उसका मकसद क्या था? To be more focused and study harder. वो ज़्यादा फोकस होना चाहता था, ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता था ताकि उसको बेटर रिजल्ट्स मिले, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले. लेकिन रियलिटी में क्या होता था, पहले दिन से ही वो सारे रूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता था. His love to play in the green fields,
play football and volleyball would again drag him back to the games. उसका जो लव था कि मतलब जो ग्रीन फील्ड्स जो थी उसमें खेलने का, फुटबॉल खेलने का और वॉलीबॉल का, वो उसको फिर से खींच के लेके जाते थे और वो वापस गेम्स खेलने लग जाता था. तो ये डिफरेंस है उसके इंटेंट में और उसकी रियलिटी में. इंटेंट का मतलब क्या होता है, आपका फोकस क्या है, आपका मकसद क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. What was the impact of the elder brother's lectures on the narrator? जो बड़े भाई के लेक्चर्स थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता था छोटे भाई पे. When the narrator was scolded by the elder brother, he felt demoralized and worthless for some time. तो जब बड़े भाई से उन्हें डांट पड़ती थी तो वो एकदम डीमोरलाइज फील हो जाते थे, मतलब उनका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता था. उनको ऐसा लगता था आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, और उनको ऐसा लगता था वर्थलेस, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं वर्थ ही नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग. उनको ऐसा फील होने लग जाता था. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सम टाइम, छोटू से टाइम के लिए. उसके बाद वापस वो नॉर्मल हो जाते थे और खेलने चले जाते थे. How did the elder brother's sermons change when he failed for the first time? जब elder brother पहली बार फेल हो गए तब किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज आया था, वो जिस तरीके से डांटते थे, समझाते थे, किस तरीके से चेंज आया था. When the elder brother failed for the first time, he stopped to call the narrator worthless and started sermonizing him not to be proud of his success. तो जब बड़े भाई पहली बार फेल हुए थे तो उन्होंने क्या बोला, he stopped to call the narrator. उन्होंने नरेटर को, मतलब उनके छोटे भाई को वर्थलेस कहा था. वर्थलेस मतलब तुम्हारी कोई, मतलब तुम बिल्कुल भी एकदम यूजलेस क्रिएचर हो, क्योंकि तुम सिर्फ पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, एंड यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. और उसके अलावा उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जो है एक लंबा सा लेक्चर दिया था, सर्मोनाइज किया था, मतलब एक लंबा सा लेक्चर दिया था, नॉट टू बी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, कि तुम एक बार अगर क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. इसको सर्मोनाइज का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, एक लंबा सा लेक्चर देना. क्लियर. सो उन्होंने नरेटर को वर्थलेस बोला था और क्या बोला था, उन्होंने इसको सर्मनाइज किया था और कहा था कि अपनी छोटी सी सक्सेस पे इतना ज्यादा प्राउड मत हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एल्डर ब्रदर्स रिएक्शन टू फेलिंग फॉर द सेकेंड टाइम. अब जब एल्डर ब्रदर सेकेंड टाइम फेल हो गए तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या हुआ था उनके साथ. वो हार्ट ब्रोकन थे, उन्होंने रोया था और उसके बाद वो चुप रहने लग गए थे, वो नरेटर को हर चीज़ पे स्कोल्ड भी नहीं करते थे. तो हम देखते हैं हमने इस चीज़ को कैसे फ्रेम किया है. When the elder brother failed for the second time, he broke down and cried. जब elder brother second time fail हो गए तो वो एकदम टूट गए थे और वो रोने लगे थे. He had softened down a bit. अब वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे उनके छोटे भाई पे, वो थोड़े से नर्म पड़ गए थे. Stopped admonishing the narrator as he had passed with the first position in the class. अब उन्होंने स्कोल्ड करना छोड़ दिया था अपने छोटे भाई को, क्योंकि उसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी. नेक्स्ट देखते हैं. Do you think that the elder brother had to suppress his desires to be a role model for to his younger brother? Why do you think so? क्या तुम्हें लगता है कि उसके जो बड़े भाई थे उनको अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी खुशियाँ, अपनी डिजायर्स को सप्रेस करना पड़ता था, मतलब दबा के रखना पड़ता था ताकि वो अपने छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल बन सके? Yes, I think he had to suppress his desires because he wanted to be a role model for his younger brother. वो अपनी desires, उनकी इच्छाओं को दबा के रखते थे. Suppress करना मतलब होता है दबा के रखना, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे. He wanted to set an example, which is why he never went out to play or shows and fairs. वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे अपने छोटे भाई के लिए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से डिसिप्लिन रहना चाहिए. इसलिए वो कभी किसी शो में नहीं जाते थे, वो गेम्स खेलने नहीं जाते थे, वो किसी मेले में नहीं जाते थे. He kept studying hard to inspire his brother. और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे ताकि उनको देख के उनके जो छोटे भाई हैं वो इंस्पायर हो सकें. तो बेसिकली यस, वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ, जो अपनी जो फीलिंग्स, अपनी जो इच्छाएं, डिजायर्स थी, उन सबको सप्रेस कर दिया था. क्लियर विद द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Bring out the humor in the story, both in words as well as in situations. तो इसमें आपको क्या ह्यूमरस लगता है स्टोरी में?
द स्टोरी इज ह्यूमरस, कहीं कहीं इसमें बहुत ही ह्यूमर भी है, ह्यूमर मतलब कॉमिक फील भी है, जहाँ पे आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है. It starts with the irony in the opening lines of the story where the elder brother who is studious has to repeat in his classes. तो एक आयरनी स्टार्ट होती है. आयरनी क्या होती है? आप करते कुछ हो, सोचते कुछ हो कुछ जाता है. बड़ा भाई इतनी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो जा रहा है. ये क्या है? स्टोरी में आयरनी है. The author brings in humor through language as well as situation. अब जो ऑथर है वो लैंग्वेज और सिचुएशन दोनों के थ्रू जो है वो ह्यूमर लेके आ रहा है. जैसे उन्होंने टाइम टेबल के बारे में बताया था कि वो एकदम एक सेट करता है टाइम टेबल, और जैसे ही टाइम टेबल बन जाता है उसके बाद वो वापस उसे वायलेट कर देता है और खेलने चला जाता है. Other situations were like the narrator's timetable, the elder brothers ranting against the system. अब जब उन्होंने बोला था कि यार ये मुझे समझ में नहीं आता, एबीसी और एसीबी में इतना क्या डिफरेंस है, बोलते हैं कि 4 पन्नों का छोटा सा ऐसे लिखो. ये 4 पन्नों का छोटा सा ऐसे कौन से मतलब कौन कहता है? तो ये लैंग्वेज जो उन्होंने यूज की है ये भी बहुत ज्यादा ह्यूमरस है. The fact that the elder brother fails in spite of his efforts and the younger one stands first in spite of his carelessness are also example of humorous situations. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं और बहुत खेलने के बाद भी छोटा भाई जो है वो पास हो जाता है. तो ये भी somewhat आयरनी है लेकिन somewhat इसमें ह्यूमर भी है. क्लियर? ह्यूमर मतलब द कॉमिक फैक्टर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, irony is the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous or emphatic effect. Bring out the irony in the story. अभी हमें पता है irony क्या होती है कि जब आप नॉर्मली कुछ एक्सपेक्ट करते हो कुछ एकदम ऑपोजिट जाता है. यूजुअली ये या तो ह्यूमर के लिए होता है या एम्पैथी के लिए होता है, एम्फेटिक के लिए होता है. तो इसमें इस चैप्टर में आयरनी क्या थी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वही डिस्कस किया था, यहाँ पे भी वही है. द फैक्ट दैट द एल्डर ब्रदर वर्क्स वेरी हार्ड एंड येट ही फेल्स इन हिज एग्जाम्स एंड दैट द younger one stands first in spite of his ignorance is the main irony in the story. यही मेन आयरनी है. क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी बड़ा भाई जो है वो फेल हो जाता है और बिल्कुल बहुत ही कम मेहनत करने के बाद भी छोटा भाई जो है क्लास में फर्स्ट आ जाता है. ये इस चैप्टर में आयरनी है. Though the title is My Elder Brother, but at the end of the story they run after the kite almost as equals. जो टाइटल है स्टोरी का है वो माई एल्डर ब्रदर, माई बिग ब्रदर, लेकिन उसके बाद भी जब स्टोरी एंड होती है तो दोनों फ्रेंड्स की तरह, इक्वल्स की तरह उस काइट के पीछे भागते हैं. Whom do you like more, the narrator or his brother? अब ये आपका इंडिविजुअल आंसर हो सकता है. आपको छोटा भाई ज्यादा पसंद आया या बड़ा भाई आपको ज्यादा अच्छा लगा. तो what the answer that I have written here is I like the elder brother because of his dedication and hard work and sacrifice in nature. मुझे बड़ा भाई ज़्यादा पसंद है. क्यों? क्योंकि उसका डेडिकेशन कमेंडेबल है, उसका हार्ड वर्क और जो वो सेक्रीफाइस है उसके नेचर में अपने भाई के लिए, अब एक रोल मॉडल बनने के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग. In spite of his repeated failures, वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है. He does not give up. वो कभी उन्होंने हार नहीं मानी है. He inspires his younger brother by teaching him the value of study and commitment. वो अपने छोटे भाई को इंस्पायर करते हैं by teaching him, मतलब उसको बताते हुए कि क्या है वैल्यू ऑफ स्टडी एंड कमिटमेंट. पढ़ाई की और कमिटमेंट की, डेडिकेशन की वैल्यू क्या होती है. क्लियर? तो इसीलिए आई फील दैट the elder brother he has a more impressive aura, image, character. Then he ran at top speed towards the hostel and I ran behind him. What does the last line reflect about the interpersonal relationship between the siblings? लास्ट लाइन ये थी कि वो जो है हॉस्टल की तरफ फुल स्पीड में भागे उस काइट को लेके और मैं उनके पीछे दौड़ चला. इससे उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या पता चलता है? In the last line, the narrator runs after his elder brother. Until that point in the story, their relationship is formal. But when they both run after the kite, they are almost friends, just as equals. तो इस पूरी स्टोरी में लास्ट लाइन के पहले तक
उसके ब्रदर और जो छोटा भाई है उनके बीच में एक बहुत ही फॉर्मल रिलेशन है, जहाँ बहुत सारी रिस्पेक्ट की बात आती है, एकदम कैजुअल नहीं है वो लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उनके बड़े भाई, और आप मतलब वो खुल के उनके साथ कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते, वो नहीं बता पाते, उन्हें डर भी लगता है उनसे, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने बड़े भाई को लेकिन उन्हें डर भी लगता है। ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पे वो एज फ्रेंड्स हैं, एकदम इक्वल्स की तरह हैं। द फॉर्मल रिलेशनशिप चेंजेस टू अ प्लेफुल फ्रेंडशिप, और ये जो पूरा उनका जो एक फॉर्मल रिलेशनशिप है वो एक प्लेफुल फ्रेंडशिप में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन। अब इस वोकैबुलरी सेक्शन में आपके पास यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें फिल करना है। बेसिकली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई ब्रदर ऑलवेज लाइक्स टू डू थिंग्स प्रॉपरली। उनको हर चीज एकदम परफेक्ट तरीके से करनी होती है, परफेक्ट टाइम पे उठो, परफेक्ट टाइम पे सो जाओ, परफेक्टली होमवर्क कंप्लीट करो। तो वो क्या है? ही हैज टू बी अ परफेक्शनिस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना मूवी इंडस्ट्री में आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, तो परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है कोई इंसान जो अपना हर काम बहुत ही परफेक्शन के साथ करे। क्लियर? नेक्स्ट है शी वर्क्स वेरी हार्ड एट हर जॉब। अब जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, उन्हें आप कहते हो इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट है ही इज नॉट कंसिडरेट अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल अराउंड हिम। उसको उसके आजू बाजू लोग, आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? वो थॉटलेस है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई थॉट नहीं देता कि दूसरों को क्या चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट है सीमा इज वेरी सोशिएबल, शी हैज मेनी फ्रेंड्स। अब सीमा जो बहुत ज्यादा सोशल है, मतलब कोई इंसान जो बहुत ज्यादा मिलनसार होता है, हर किसी से जाके बात करता है, उससे आप क्या बोलते हो? ग्रेगरियस। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेंटेंस ही इज वेरी विजिलेंट एंड गार्डेड। वो एकदम विजिलेंट है, मतलब उसका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट है वो, और हर चीज का बहुत ध्यान रखता है और बहुत कॉशियस रहता है, अपने आप को हमेशा सिक्योर रहता है। तो वो क्या है? मैंने वैसे तो वर्ड कह दिया, बेसिकली वो कॉशियस है, जो बहुत सारे कॉशंस लेके काम करता है ताकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एंड द लास्ट वन इज ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। एनीवन जिनको आप भरोसा नहीं कर सकते वो होता है डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब जो आपको बिट्रे कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट में। अब ग्रामर पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आप ऑलरेडी ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें देख चुके हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो जस्ट जो प्लेलिस्ट है उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रामर के जो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल्सो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस का इंट्रोडक्शन, कितने टाइप के होते हैं, ऑल्सो सम एक्सरसाइजेस। तो प्लीज उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद इसको समझना, क्योंकि बुक में बहुत कम दिया होता है और वहां पे आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। Do you remember what clauses and phrases are? Circle the correct options and complete the definition. अब before we move ahead, let's understand, एक छोटा सा recapitulation देखते हैं। Phrases और clauses दोनों group of words होते हैं। Phrases जैसे कि अगर मैंने लिखा in a corner, in a corner, तो यहाँ पे ये इसमें क्या तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट है? What is in a corner? Do you know about it? No, you do not know. तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। What is happening in the corner? Can you tell me? No, you cannot tell me. इसका मतलब इसमें verb भी नहीं है। तो a group of words जो meaningless नहीं है, in a corner मतलब कोने में, लेकिन complete meaning नहीं दे रहे, उसमें subject और verb element नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं phrases। क्लॉज क्या होता है? जिसमें ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन जिसमें जैसे मैंने बोला शी क्राइड, शी क्राइड। ओके, सब्जेक्ट किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक लड़की के बारे में। ये सब्जेक्ट है। क्या कर रही है वो रो रही है, मतलब आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अगर आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो वो एक क्लॉज है।
अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब एलिमेंट मिसिंग है तो वो एक फ्रेज है। क्लियर, ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। A group of words that does not have a subject and a verb together that does not convey complete sense, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, बस बताना है कि ये फ्रेज या क्लॉज है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। द मैंगो फेल, व्हाट फेल, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो व्हाट। तो यहाँ पे आपको पता है मैंगो की बात हो रही है, चलो मतलब सब्जेक्ट तो है मेरे पास। क्या हुआ मैंगो के साथ? गिर गया भाई वो, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, बिल्कुल है। ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। शी सैंग ब्यूटिफुली, वाह वाह क्या बात है, कैसे गाया उसने? ब्यूटिफुली गाया। किसने गाया? हु, व्हाट, शी, सब्जेक्ट आ गया। क्या किया उसने? गाना गाने का काम किया। तो चलो भाई सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं आपके पास, ये भी हो गया आपका क्लॉज। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर मतलब एकदम लाउडली और क्लियरली। क्या क्या हो रहा है? कौन, किसी ने कुछ कहा? क्या कहा? कहा या क्या किया नहीं पता हमको, तो ये हो गया फ्रेज, क्योंकि हमारे पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। द साइक्लोन स्ट्रक, व्हाट स्ट्रक, किसके बारे में बात हो रही है? साइक्लोन के बारे में। सब्जेक्ट है यस, क्या किया सब्जेक्ट ने? स्ट्रक, वर्ब भी है, क्या हो गया ये? क्लॉज। व्हेन आई ग्रो अप, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है? ग्रो होने का काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे ये एक क्लॉज है। द हॉट एयर बलून वेंट अप, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हॉट एयर बलून के बारे में। और क्या हुआ उसके साथ? इट वेंट अप। तो अगेन यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये हो गया क्लॉज। ये रहे हमारे आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। Now read the sentence below. Can you break it into two separate clauses? Sentence है, he broke down when the result was announced. He broke down मतलब वो एकदम उसका दिल टूट गया, वो रोने लग गया जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो इसमें आपके पास दो सेंटेंस हैं। एक he broke down, सब्जेक्ट क्या है? he, broke down वर्ब हो गया, मतलब ये एक प्रॉपर क्लॉज है। The result was announced, अगेन एक है the result जो है ये अनाउंस किया गया था। तो एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ है, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, और ये एक ऐसा वर्ड है जो इन दो सेपरेट क्लॉजेस को ऐड कर रहा है, अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, राइट? जो पहला क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ही ब्रोक डाउन, ओके, ये कंप्लीट सेंस है। ही ब्रोक डाउन, वो एकदम उसका दिल टूट गया। When the result was announced, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था। अब जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तब क्या हुआ नहीं पता। जैसे ये वर्ड when से स्टार्ट हो रहा है, when the result was announced, अब आपको नहीं पता जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तब क्या। तो ये जो क्लॉज है ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जो ये भी एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का कंपोनेंट इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसको जरूरत है किसी और की, सहारा चाहिए, इसको डिपेंड करना चाहता है ये, इसीलिए ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Dependent clauses always depend upon and have to be attached to independent clauses to convey their meaning, ये अभी हमने समझ लिया है। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, इनको ऐड करना पड़ता है। इनके साथ यूजुअली एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है। तो ये सारी डिटेल्स आप अगर डिस्क्रिप्टिव वाले में देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, हर सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करो और डिपेंडेंट क्लॉज को अलग करो। तो चलो देख लेते हैं हमें कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। तो एक है आपके पास, डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। दूसरा सेंटेंस है, बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। ओके, अब यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डोंट गो आउट, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि स्टॉप और टर्न ऑन द फैन और स्विच ऑन द लाइट, यहाँ पे
जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्वियसली क्या है, यू, लेकिन ये हिडन होता है, तो सब्जेक्ट है हमारे पास। और वर्ब क्या है, गो आउट। वर्ब क्या है, गो आउट, मतलब ये एक प्रॉपर क्लॉज है। इट लुक्स लाइक, सब्जेक्ट है, लुक्स आपके पास वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का कंपोनेंट है आपके पास। अब यहाँ पे है डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के बिना बाहर मत जाओ। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन क्लॉज। बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो क्या, क्योंकि ऐसा लग रहा है तो बारिश होगी, तो क्या, ये सेंटेंस में कुछ जरूरत है ना, ताकि इसकी पूरी मीनिंग को आप कन्वे कर सको। तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आपसे छोटा, तो बड़े भाई साहब ये हो गए और छोटे भाई साहब ये हो गए, तो आपको हर जगह प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है बिफोर आई कुड से एनीथिंग, ओके, आई वॉज आस्क्ड टू लीव द रूम, आई वॉज आस्क्ड टू लीव द रूम, मुझे कहा गया रूम छोड़ के चले जाओ। फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, यस बिल्कुल सही है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। अब इसमें ये पूरा मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता तो क्या, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये रहे हमारे आंसर्स, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सैट एंड स्टडीड while their mother was busy writing letters। अब अगेन यहाँ देखो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, वो बैठे थे और वो पढ़ रहे थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है। द चिल्ड्रन सैट एंड स्टडीड, बच्चे बैठे थे और पढ़ रहे थे, वेरी गुड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। while their mother was busy writing letters, जब उनकी मदर जो थी वो लेटर्स लिखने में बिजी थी, तो यहाँ पे क्योंकि ये while से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। I haven't yet seen the old house where she was born, मैंने अभी तक वो पुराना घर नहीं देखा है जहां वो पैदा हुई थी। अब यहाँ देखो I haven't yet seen the old house, मैंने अभी तक वो पुराना घर नहीं देखा है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, मैंने अभी तक वो पुराना घर नहीं देखा है। Where she was born, जहां वो पैदा हुई थी, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। क्लियर, ये हैं हमारे आंसर्स। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ऑल्दो दे हैड नॉट बीन इनवाइटेड दे वेंट टू द पार्टी, सो दे वेंट टू द पार्टी तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज है, फुल मीनिंग दे रहा है। और लास्ट है ऑल्दो दे हैड नॉट बीन इनवाइटेड, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, so subordinate clauses are introduced by specific words or a cluster of words which are called subordinators। इसका मतलब जब भी मैं कोई subordinate clause, जिसको हम dependent clause कहते हैं, उसको introduce करती हूँ किसी भी sentence में, तो उनके पहले मतलब independent clause और dependent clause को जो words connect करते हैं उन्हें हम कहते हैं subordinators। एक simple example लेते हैं। Before I went to sleep, I prayed। सिंपल सेंटेंस, सोने से पहले मैंने प्रे किया था। अब यहाँ पे देखो दिस इज वन सेंटेंस, बिफोर आई वेंट टू स्लीप, और सेकेंड सेंटेंस है आई प्रेड। आई प्रेड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई सब्जेक्ट है, प्रेड वर्ब है, इसमें यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। आई प्रेड, मैंने पूजा करी, बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है। बिफोर आई वेंट टू स्लीप, सोने जाने से पहले, सोने जाने से पहले क्या, व्हाट डिड यू डू, तो सोने जाने से पहले यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है बिफोर, ये एक सब ऑर्डिनेटर है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सबऑर्डिनेटर्स हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज के मतलब बीच में कहीं आना चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेकंड में आना चाहिए, नहीं, लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसके पहले आ रहा है एक सब ऑर्डिनेटर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वेयर, व्हेनेवर एंड एक्सेट्रा।
तो ये जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ये बेसिकली आपके एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। अब सबऑर्डिनेटर्स जो हैं टाइप्स हो जाते हैं इनके, अगर आप इनको सेग्रीगेट कर लो कि सबऑर्डिनेट आप बात कर रहे हो टाइम के बारे में, सबऑर्डिनेटर्स आप बात कर रहे हो कि इमोशंस के बारे में, तो ये अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ which is a subordinator। अब ये जो पहला वाला था यहाँ पे आप देखो हर जगह, एक बार हम फटाफट इसको देख लेते हैं, ये जो हमने सेंटेंसेस ऑलरेडी किए हुए हैं। इफ वी स्टैंड टुगेदर नथिंग कैन डिफीट अस, अगर हम साथ में खड़े होते हैं तो हमें कभी कोई हरा नहीं सकता। नथिंग कैन डिफीट अस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे इफ वी स्टैंड टुगेदर में ये जो इफ वर्ड है ये क्या है, ये हुआ अपना एक सबऑर्डिनेटर। अब इधर पे हम देख लेते हैं डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन। एक सिंपल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस है डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। अब ये जो सेंटेंस है बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, यहाँ पे बिकॉज ये जो वर्ड है ये एक सबऑर्डिनेटर की तरह एक्ट कर रहा है। Then before I could say anything, I was asked to leave the room। यहाँ पे before एक subordinator है। The children sat and studied while their mother was busy writing letter। The children sat and studied। बच्चों ने बैठ के पढ़ाई करी। The word while here is acting as a subordinator। I haven't yet seen the old house where she was born। मैंने अभी तक वो पुराना घर नहीं देखा है जहां वो पैदा हुई थी। This word where here is a subordinator। Clear? अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। Look at the sentences in the previous exercises once again and underline the subordinators that introduce the subordinating clause in each। ये हमने कर लिया। Subordinators are also called subordinating conjunctions। Conjunctions क्या होते हैं? Joining words। Dependent और independent clause को जो जोड़ रहे हैं वो conjunctions हुए, क्योंकि वो subordinators हैं तो वो subordinating conjunctions हो गए। Now the following are some of the common subordinating conjunctions। अब हम कुछ बहुत ही common subordinating conjunctions देखते हैं, जैसे है place का। जब भी आप बोलो subordinators of place तो आ जाएगा where। I did not yet go to see the place where she was born। मैं अभी तक वो जगह देखने नहीं गया हूँ जहां वो पैदा हुई थी। तो कौन सी जगह? जहां वो पैदा हुई थी। तो यहाँ पे where क्या है? एक subordinator of place है। Similarly wherever। Subordinators of time, जब हम time की बात करते हैं तो when, while, after, before, as soon as, till और until। Then whenever, since। सबऑर्डिनेटर ऑफ पर्पस, अब जब आपको कोई चीज़ का आप पर्पस बताने के लिए करते हो, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा फॉर आई हैव अ रिहर्सल। सो सिंस आई हैव अ रिहर्सल, तो यहाँ पे देखो सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? ये पर्पस हो गए। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टे हियर सो दैट आई कैन हेल्प माई मॉम। I am not going to school in order to help my mom। List। अब है subordinators of condition। अब condition का होता है जैसे कि if it rains I will not go to play। If you will talk to me I will complain to the teacher। तो यहाँ पे क्या है? condition लगा दी। I will not leave the class unless you finish your homework। तो जो words हैं if, unless, provided, that, ये सारे words क्या हो गए? जब आप condition बताते हो। Subordinators of concession। अब जहाँ concession की बात आती है कि जब आप opposite ideas की बात कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला बारिश हो रही है उसके बावजूद मैं खेलने चला गया। Although it is raining still I went to play। तो words like although, even though, but, however, yet, in spite of, जहां आप एक contrast idea बता रहे हो उसको बोलते हैं subordinators of concession। अब है subordinators of manner। अब जब हम manner की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? as if, as though। तो she was talking to me as if she is a queen। तो वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो कोई क्वीन है। तो कैसे बात करी थी? किस मैनर में बात करी थी? जैसे कि वो कोई क्वीन है। सो एज इफ, एज दो, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेटर्स ऑफ मैनर। अब है सबऑर्डिनेटर ऑफ रीजन। जब हम रीजन की बात करते हैं, क्यों तुम नहीं गए? बिकॉज आई वॉज अनवेल। क्यों तुम्हें नहीं जानता? सिंस इट वॉज रेनिंग। सो ये वर्ड्स क्या हो गए?
इसमें ये वर्ड्स हो गए आपके सबऑर्डिनेटर्स ऑफ रीजन। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं वेयर यू हैव टू fill in the blanks with the correct subordinator. The boy wolfed down the food dash he hadn't eaten for weeks. Wolf down the food का मतलब क्या होता है? एकदम बहुत हंग्रीली खा लेना। तो उसने wolf down the food मतलब उसने बहुत एकदम फटाफट ही hover on the food, वो एकदम उसने फटाफट गल्प कर लिया because he hadn't eaten for weeks, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। या इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती है, the boy wolfed down the food because he hadn't eaten for weeks, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। the boy wolfed down the food as if he had not eaten for weeks, मतलब उसने ऐसे खाया जैसे कि उसने तो पता नहीं कितने टाइम से खाना ही नहीं खाया है। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, because या as if। Musicians have to start early dash learning an instrument is a difficult task. Musicians जो है उनको जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस, मतलब वो जितना जल्दी अपना रियाज स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी सीखना स्टार्ट करते हैं उतना बेटर है, बिकॉज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। अब बताओ इसका क्या होगा, मैं डायरेक्टली आंसर्स दिखाऊंगी। It does not rain tomorrow, we could set out early in the morning. अगर कल सुबह जल्दी मतलब अगर कल बारिश नहीं होती तो हम जल्दी निकल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। तो ये हैं हमारे आंसर्स। ओके, बिकॉज और इफ। नेक्स्ट है डैश आई फिनिश वॉशिंग द डिशेस यू कुड पुट देम अवे। तो जब मेरे पूरे जो है डिशेस जो हैं मतलब बर्तन जो है जब मैं धो दूंगी उसके बाद तुम इन्हें जमा सकते हो। द लिटिल डॉग फॉलोड इट्स मास्टर डैश ही वेंट। लिटिल डॉग जो है वो अपने मास्टर को वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ फॉलो करता है। आई विल वॉक टू द मार्केट डैश इट रेन्स। मैं मार्केट वॉक करके जाऊँगा मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे आ जाएगा एज सून एज आई फिनिश वॉशिंग द डिशेस यू कुड पुट देम अवे। जैसे ही मैं डिशेस धोना ख़त्म करूँगी तुम उनको जमा सकते हो। उस लिटिल डॉग ने उनको हर जगह फॉलो किया जहाँ जहाँ वो गए। आई विल वॉक टू द मार्केट अनलेस इट रेन्स। मैं वॉक करके जाऊँगा अनलेस इट रेन्स। क्लियर? अब हम आते हैं Do you remember the definition that you have learned earlier? Fill in the blanks to complete them. अब हमें पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं जो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं, वी हैव 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन से होते हैं? फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, एंड बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो कंप्लीट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जैसे कि आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक मैंगोस। ये दोनों आपस में कंप्लीट सेंटेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इनको हम जोड़ते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और एक होते हैं आपके को रिलेटिव कंजंक्शंस जो कि पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं, जिसमें आप यूजुअली बताते हो कि जैसे हार्डली और देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपके को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो द कंजंक्शंस एंड, बट, और, नॉर, येट, ये कौन से कंजंक्शंस हुए? ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कौन से हो गए? कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। अ सेंटेंस दैट हैज 2 मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन। लास्ट वाला वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जहां पे आपके दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब जैसे कि है आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक मैंगोज, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको आप कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव कंजंक्शन से ज्वाइन करते हो, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जहां पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आप ज्वाइन करते हो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर? अब हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। सो प्रोनाउंसिएशन पे जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेस सिलेबल्स मतलब जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। और नॉलेज, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। तो आप जब कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड बोलते हो तो उसमें कौन से सिलेबल को ज़्यादा स्ट्रेस करते हो? अ स्ट्रेस सिलेबल इज दैट पार्ट ऑफ अ वर्ड विच यू एम्फेसाइज द मोस्ट वाइल प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड। तो कोई भी वर्ड जिसको बोलते टाइम आप उस सिलेबल को ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, एम्फेसाइज करते हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेस सिलेबल। जैसे कि है मिस्टीरियस,
ओके अब यहाँ पे है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे आ रहा है, टीई पे। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, तो यहाँ पे भी आप टॉप पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, फोटोग्राफी। ओके अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन जो आपने स्ट्रेस सिलेबल्स हैं उन पे आपको जस्ट अंडरलाइन करना है। अब एक चीज याद रख लो, जब भी हम कोई वर्ब की या एडजेक्टिव की बात करते हैं तो लास्ट सिलेबल पे बहुत फोकस होता है। जब हम किसी नाउन की बात करते हैं तो फर्स्ट सिलेबल पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। सो जैसे कि है टू प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट, आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, ये एक वर्ब है, टू गिव समवन समथिंग। और जैसे प्रेजेंट नाउन है, ये क्या हुआ, इसमें आप एक ही वर्ड जो है नाउन की तरह भी ऐड करा और एक वर्ब की तरह ऐड करा। जैसे कि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट यू अ बुके ऑफ रोजेस, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट यू अ बुके ऑफ रोजेस। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रेजेंट करना चाहती हूँ, मतलब मैं कोई काम करना चाहती हूँ, ये वर्ब हो गया। आई गॉट अ प्रेजेंट, यहाँ पे वो नाउन हो गया। आई गॉट समथिंग, राइट, तो वो नाउन हो गया। तो अब हमें जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले तो ये वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। अब प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक इज यूजुअली अ नाउन, मतलब कोई चीज होती है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेस दे दिया। वंडरिंगली, वंडरिंगली, मैं सोच रही हूँ, एडवर्ब हो गया ये, तो इसमें वंडरिंगली लास्ट वाले में आ गया। डिसाइड, अगेन यू आर डूइंग समथिंग, ये वर्ब है, इसमें हमने लास्ट में कर दिया। ट्रैफिक नाउन है, ट्रा में आ गया। डिलिशियस, शियस में आ गया। रिस्पॉन्सिबल, सिबल में आ गया। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल। जेनरस, रस। अब है यहाँ पे एक ही सेंटेंस में आपको, मतलब एक ही वर्ड जो है एज अ नाउन दिया है, एज अ वर्ब दिया है, तो आपको इसमें बताना है। जैसे कि है राजीव प्रेफर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर एट होम। यहाँ वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। I cannot let my views on the matter conflict with those of my team members। पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये नाउन है या वर्ब है। राजीव प्रेफर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, राजीव प्रेफर करता है अवॉइड करना किसी भी तरीके के झगड़े को, किसी भी तरीके के डिस्कशन को, आर्ग्यूमेंट को, पंगे को। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कोई चीज है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। और जब इस सेंटेंस को देखो, आई कैन नॉट लेट माई व्यूज ऑन द मैटर कॉन्फ्लिक्ट विथ दोज ऑफ माई टीम मेंबर्स। मेरा जो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मेरा जो ओपिनियन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम मेंबर्स के ओपिनियन से वो कॉन्फ्लिक्ट करे, मतलब वो अलग हो। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, ये हो गया आपका वर्ब। तो यहाँ पे आप फिर कैसे होगा, ये यहाँ नाउन था तो स्टार्टिंग में हो जाएगा, कौन पे आप ज्यादा जोर दोगे, और अगर वर्ब है तो फ्लिक्ट पे ज्यादा जोर दोगे। क्लियर? द पुलिस सस्पेक्ट दैट देयर आर 3 मेन सस्पेक्ट्स इन दिस केस। अब यहाँ देखो, एक ही सेंटेंस में यू हैव गॉट दिस वर्ड एंड दिस वर्ड। पुलिस सस्पेक्ट करती है, मतलब कोई काम करती है, तो ये वर्ब है कि इस केस में और भी ज़्यादा जो है वो गवाह हैं, या और भी ज़्यादा लोग जो होते हैं इसमें जो है सस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने गुनाह किया हुआ है। तो ये एक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राजन इज गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू विद हिज नेबर हु क्लेम्स टू हैव सीन एन एलियन। राजन जो है अपने नेबर का इंटरव्यू कर रहा है, जिसने कंडक्ट कर रहा है एक इंटरव्यू, तो ये एक वर्ब का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है वो, जो बोलता है मैंने एलियन देखा है। पल्लवी's रूड कंडक्ट डिस्टर्ब द क्लास, और पल्लवी का जो रूड बिहेवियर था, कंडक्ट यहाँ पे आ रहा है एक नाउन की तरह, उसका बिहेवियर, उसकी कोई चीज, उसका बिहेवियर जिसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स वेदर दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल टैलेंट कॉन्टेस्ट। क्या आप जो है टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या तुम ये जो कंपटीशन हो रहा है इंटर स्कूल टैलेंट कॉन्टेस्ट, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे या नहीं। कोई चीज में पार्टिसिपेट करना है, तो ये भी हो गया नाउन। अब मैंने आपको सब बता दिया है, आपको बस ये बताना है कि इसमें कौन सा सिलेबल लगेगा। यहाँ हम आंसर देख लेते हैं। ओके, सस्पेक्ट लास्ट, ये एस में नहीं आएगा, पैक्ट, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट्स। कंडक्ट में DUCT, कंडक्ट नीचे वाले में पहले में आ जाएगा। कॉन्टेस्ट, अब ये नाउन है तो इसमें पहले में आ जाएगा।
He was very keen to contest the election from his hometown. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो अपने होम टाउन से इस कंपटीशन, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, मतलब इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे. अब यहाँ ये वर्ब की तरह एक्ट हो रहा है. In the case of transitive verbs, the object plays an important role in bringing out the meaning of the verb. मतलब जब आप ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो कौन है यहाँ, कोई चीज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हो गया नाउन. आई लेट हिम ऑब्जेक्ट टू माई स्टेटमेंट देन इजीली प्रूव्ड हिज आर्ग्यूमेंट रॉन्ग. आई लेट हिम ऑब्जेक्ट, मैंने उसको ऑब्जेक्ट करने दिया, मैंने उसको मेरी बात काटने दी. तो यहाँ कोई काम करने दिया, तो ये वर्ब है. You will need to show me your permit before I can permit you to enter. तुम्हें मुझे अपना परमिट दिखाना पड़ेगा, मतलब कोई लेटर है तुम्हारे पास, कोई कार्ड है, तो ये नाउन है, कोई चीज़ दिखानी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें परमिट कर दूं, मतलब अलाउ कर दूं. ये हो गया तुम्हारा एज अ वर्ब. और इस तरीके से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, जेक्ट, मिट और पर और टेस्ट, जस्ट इतना याद रखो. अगर नाउन है तो पहले सिलेबल पे फोकस होगा, वर्ब है तो लास्ट सिलेबल पे फोकस होगा. एंड दैट इज इट. With this we come to an end to this chapter. In our next video we are going to start with another chapter which is again going to be very interesting, I'm sure. So stay tuned with me, stay focused. Why? Because we have a lot to do. We are just done with the first chapter yet. So thank you so much. Also remember that Magnet Brains की अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, it's going to be very easy for you to find any video because you know आपको यहाँ पे proper playlist बनी हुई है YouTube पे. Sometimes it happens that आपके पास बहुत सारे videos होते हैं और आप थोड़ा सा confuse हो जाते हो, you just get bewildered. इसीलिए यहाँ पे आप कोर्सेस में जाओ, आप क्लास 7 में जाओ. क्लास 7 पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें कवर किए गए वो आ जाएंगे. तो आप उसके बाद जाओगे, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, सारे वीडियोस आ जाएंगे जितने भी अभी तक चैप्टर्स जो हैं वो कैटर किए गए हैं. एंड देन यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड द वीडियो विल स्टार्ट. That's it. Thank you so much, guys. If you liked the explanation, then do not forget to like it. Also remember that sharing is caring, so subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Bye bye.